प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। बीए द्वितीय वर्ष की कक्षा में आपका स्वागत है। अपन बीए द्वितीय वर्ष के दूसरे प्रश्न पत्र भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। अपन राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में अध्ययन किया। राष्ट्रपति की संपूर्ण प्रक्रिया, उनकी निर्वाचन प्रक्रिया, उनको हटाने की प्रक्रिया, उनकी सामान्य परिस्थितियों में शक्तियाँ, आपातकालीन परिस्थितियों में शक्तियों का अध्ययन किया है। इसी कड़ी में हम भारत की व्यवस्थापिका यानी संसद के बारे में आज से अध्ययन शुरू करेंगे कि संसद क्या है, कैसे, किन से मिलकर बनती है, संसद में कितने सदन है, संसद के क्या अधिकार है, कर्तव्य है, शक्तियाँ है। तो इनके बारे में एक एक करके अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम अध्ययन करते हैं संसद के गठन के बारे में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में उपबंध है कि भारतीय संघ की एक संसद होगी जिसका निर्माण राष्ट्रपति तथा 2 सदनों से मिलकर होगा, जिसके नाम क्रमशः राज्यसभा और लोकसभा होंगे। यानी हमारी जो संसद है, भारत की जो संसद है, वो राष्ट्रपति तथा 2 सदन, जो लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन है। राज्यसभा उच्च सदन है, लोकसभा निम्न सदन है। तो इन तीनों से मिलकर हमारी संसद का गठन होता है। क्योंकि कई बार ये बात आती है कि संसद राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर ही बनती है, राष्ट्रपति कहाँ आ गया। तो चूंकि संसद का सबसे महत्वपूर्ण काम विधि निर्माण करना है और विधि निर्माण करने में राज्यसभा और लोकसभा की जितनी महत्वपूर्ण भूमिका है, दोनों सदनों में प्रस्ताव विधेयक पारित होने के बाद में जब तक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं होते तब तक वह विधेयक कानून का रूप, अधिनियम का रूप नहीं लेता। इसलिए राष्ट्रपति भी संसद का एक अंग है। राष्ट्रपति के जब विधेयक पर हस्ताक्षर होती है तभी वह विधेयक कानून का रूप लेता है। इस प्रकार राज्यसभा और लोकसभा तथा राष्ट्रपति तीनों से मिलकर हमारी संसद बनती है। भारतीय संविधान संघीय क्षेत्र में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की स्थापना करता है, यानी 2 सदन लोकसभा और राज्यसभा, जिसका उच्च सदन राज्यसभा जिसमें राज्यों के प्रतिनिधित्व होती है तथा निम्न सदन लोकसभा में जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। इनका अपन विस्तार से एक एक करके आगे अध्ययन करेंगे। राज्यसभा की क्या स्थिति है, लोकसभा की क्या स्थिति है। यहाँ ये बात ध्यान रखने योग्य है कि राज्यसभा के जो सदस्य जो निर्वाचित होते हैं वह अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं और लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। सर्वप्रथम हम संसद के उच्च सदन, द्वितीय सदन यानी राज्यसभा के बारे में अध्ययन करेंगे। राज्यसभा संसद का द्वितीय या उच्च सदन है। संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, परंतु वर्तमान में यह सदस्य संख्या 245 है। यानी संविधान के अनुच्छेद 80 में यह बात कही गई है कि अधिकतम संख्या 250 हो सकती है और वर्तमान में ये 245 सदस्य है। इन 245 सदस्यों में से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और बाकी 233 सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है। जो 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं वो व्यक्ति कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा क्षेत्र में विशेष ज्ञान और अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को मनोनीत करते हैं। शेष सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से यानी 233 सदस्य उनका निर्वाचन होता है जो अप्रत्यक्ष विधि से होता है। इनका चुनाव एकल संक्रमणीय तथा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति के अनुसार संघ के विभिन्न क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा किया जाता है। यानी इनका निर्वाचक मंडल होता है भारत के विभिन्न राज्यों की या संघ शासित क्षेत्रों की जो विधानसभाएं हैं उन विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा इनका चुनाव किया जाता है, यानी मतदाता के रूप में भाग लेते हैं, न कि जनता निर्वाचित करती है। तो इनकी जो चुनाव की पद्धति है वो एकल संक्रमणीय और आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति है। जैसे हम विधानसभा या लोकसभा के निर्वाचन देखते हैं उस प्रकार इनका निर्वाचन नहीं होता। इनकी पद्धति एक विशेष अलग प्रकार की है और उनका निर्वाचक मंडल विधानसभा के सदस्य होते हैं। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए योग्यता क्या है और उनका कार्यकाल क्या है। योग्यता बनने के लिए वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए और वह किसी भी लाभ के पद पर न हो।
विकृत मस्तिष्क, दिवालिया न हो, ऐसी अन्य योग्यताएं रखता हो जो संसद के किसी कानून द्वारा निश्चित की जाए। यानी प्रथम योग्यता कि वो भारत का नागरिक होना आवश्यक है। दूसरी, उसकी उम्र 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। यानी कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है जिसकी आयु 30 वर्ष से अधिक है और वो किसी लाभ के पद पर नहीं है, तो या संसद को ऐसा कानून जो निश्चित निर्धारित करती है योग्यता के संबंध में, तो वो सारी योग्यता अगर प्राप्त करती है तो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हो सकता है। अब राज्यसभा के पदाधिकारी, संविधान के अनुच्छेद 89 भाग 1 के अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है तथा राज्यसभा अपने में से किसी एक को उपसभापति निर्वाचित करती है। यानी उपराष्ट्रपति होता है वही इनकी अध्यक्षता करता है। जब इनका राज्यसभा का सत्र चलता है वो पदेन सभापति होता है। यानी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद के साथ साथ उनको एक नया पद स्वतः ही मिल जाता है, इसलिए उसको पदेन सभापति शब्द का प्रयोग किया गया है। यानी उपराष्ट्रपति और राज्यसभा का सभापति 2 पद होते हैं उनके पास, और जो उपसभापति होता है वो राज्यसभा अपने में से सदस्यों में से किसी एक सदस्य को निर्वाचित करती है। राज्यसभा की संक्षेप में शक्तियों का अध्ययन कर लेते हैं। विधायी शक्तियां, संविधान के द्वारा अवित्तीय विधेयकों के संबंध में लोकसभा एवं राज्यसभा को समान शक्तियां दी गई है। अवित्तीय विधेयक लोकसभा या राज्यसभा दोनों सदनों में से किसी भी सदन में पहले प्रस्तावित किए जा सकते हैं और दोनों सदनों से पारित होने के बाद ही राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए जाता है। यदि दोनों सदनों में किसी विधेयक के संबंध में मतभेद उत्पन्न हो तो राष्ट्रपति के द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। यानी अवित्तीय विधेयक जो वित्त से संबंधित नहीं है, उन विधेयकों के मामलों में लोकसभा और राज्यसभा को बराबर शक्तियां है। इस प्रकार के अवित्तीय विधेयक संसद के किसी भी सदन में यानी राज्यसभा में या लोकसभा में कहीं भी प्रस्तावित किए जा सकते हैं और दोनों सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते तभी वो विधेयक कानून का रूप लेता है। कई बार ऐसा हो सकता है कि किसी विधेयक में लोकसभा में पारित हुआ हो या राज्यसभा को किसी प्रकार की आपत्ति हो या राज्यसभा में पारित हुआ हो और लोकसभा में किसी प्रकार की आपत्ति हो, तो इन परिस्थितियों में टकराव मतभेद उत्पन्न होने की स्थिति में लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है और उस संयुक्त बैठक में बहुमत के आधार पर उस विधेयक का निर्णय होता है। दूसरा, संविधान में संशोधन करने की शक्ति, यानी हमारा जो संविधान बना, संविधान सभा ने बनाया है, वो यद्यपि एक ठोस और स्थायी संविधान है, लेकिन समय और परिस्थितियों के अनुसार उनमें बदलाव की आवश्यकता है और वो बदलाव करने की शक्ति दी है हमारी संसद को। तो संसद का राज्यसभा एक अभिन्न अंग है, तो संविधान संशोधन के संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के समान ही शक्ति है। संविधान संशोधन का विधेयक भी संसद के किसी भी सदन में यानी राज्यसभा में भी प्रस्तावित किया जा सकता है और लोकसभा में भी प्रस्तावित किया जा सकता है, और संशोधन प्रस्ताव तभी स्वीकृत समझा जाएगा जबकि उसे संसद के दोनों सदन यानी राज्यसभा और लोकसभा अपने अलग अलग बहुमत से उस प्रस्ताव को पारित कर दे। संविधान में संशोधन प्रस्ताव पर संयुक्त बैठक की कोई व्यवस्था नहीं है। यानी कहने का तात्पर्य है कि साधारण विधेयकों के संबंध में दोनों सदनों में अगर मतभेद उत्पन्न हो तो संयुक्त बैठक बुलाकर संयुक्त बैठक में बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाता है। लेकिन संविधान संशोधन विधेयक पर अगर राज्यसभा और लोकसभा में किसी विषय पर मतभेद है तो उसकी संयुक्त बैठक बुलाने का कोई प्रावधान नहीं है। जब एक सदन में प्रस्ताव पारित हो जाता है और दूसरे में पारित नहीं होता है तो वो संविधान संशोधन विधेयक नहीं हो पाता। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की कोई व्यवस्था नहीं है और वो विधेयक वहीं समाप्त हो जाता है। तीसरा, वित्तीय विधेयक। वित्तीय विधेयकों के मामले में राज्यसभा लोकसभा से कुछ कमजोर है। संविधान द्वारा इस संबंध में राज्यसभा को लोकसभा से निर्बल स्थिति प्रदान की गई है। संविधान के अनुसार वित्त विधेयक पहले लोकसभा में ही प्रस्तावित किए जाते हैं, यानी वित्त विधेयक केवल लोकसभा में ही शुरुआत होती है उनकी, और उस लोकसभा में स्वीकृत मिलने के बाद में ही राज्यसभा के पास जाता है और राज्यसभा भी उनको पूरी तरह से खारिज नहीं कर सकती है। इस प्रस्तावित किए जाएंगे लोकसभा द्वारा स्वीकृत होने पर राज्यसभा में भेजे जाएंगे, जिसके द्वारा अधिक से अधिक 14 दिन तक विचार किया जाएगा। वह विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकती। 14 दिन बाद वित्त विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाता है। यानी वित्त विधेयक के मामले में राज्यसभा की स्थिति पूरी तरह से एकदम निर्बल है। वो ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन तक विधेयक को रोक सकती है। 14 दिन के पूरे होने के बाद में अगर उन्होंने स्वीकृति दी है या नहीं दी है, राज्यसभा से भी पारित मान लिया जाता है।
कोई संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। 14 दिन अधिक से अधिक उनको दिए जाती है। 14 दिन के अंदर उनको स्वीकार या अस्वीकार करने का कोई अधिकार नहीं है। कार्यपालिका शक्तियां। संस्थात्मक शासन व्यवस्था में मंत्रिपरिषद संसद के लोकप्रिय सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकप्रिय सदन है हमारा लोकसभा, क्योंकि वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। तब भारत में भी मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, न कि राज्यसभा के प्रति। राज्यसभा के सदस्य मंत्रियों से प्रश्न तथा पूर्व प्रश्न पूछ सकते हैं, परंतु अविश्वास प्रस्ताव द्वारा मंत्रिपरिषद को हटाने का अधिकार नहीं है। यानी कार्यपालिका क्षेत्र में भी राज्यसभा की शक्तियां लोकसभा से कुछ कमजोर है, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव के लोकसभा में ही लाया जाता है। राज्यसभा मंत्रिपरिषद को नहीं हटा सकती। हालांकि पूर्व प्रश्न पूछने का अधिकार है, और मंत्री जो परिषद बनती है वो भी लोकसभा राज्यसभा दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य होने पर बन सकती है। कुछ अन्य शक्तियां हैं। राज्यसभा को निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। यानी राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो निर्वाचक मंडल के रूप में राज्यसभा और लोकसभा के दोनों सदस्य ही भाग लेते हैं। इसके अलावा राज्य की विधानसभाओं के सदस्य भी भाग लेते हैं। लोकसभा के साथ मिलकर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय उस न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग भी लगा सकते हैं। यानी सर्वोच्च न्यायालय के उस न्यायालय के न्यायाधीश और राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया में भी लोकसभा के साथ राज्यसभा को भी शक्तियां प्राप्त है। विशेष अधिकार, यानी कुछ ऐसे अधिकार है जो लोकसभा को प्राप्त नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्यसभा उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत से राज्यसभा के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। अपन संघात्मक व्यवस्था के बारे में आगे जब पढ़ेंगे तो उसमें ये संविधान में ये उपबंध किया गया है कि जो विभिन्न विषय है उनमें बंटवारा कर दिया गया है। संघ सूची, राज्य सूची और समूहवर्ती सूची। संघ सूची के विषयों में राज्यसभा, संघ सूची के विषय में हमारी संसद ही कानून का निर्माण करती है, और राज्य सूची के विषय में संबंधित राज्य का विधानमंडल। लेकिन राज्यसभा को अधिकार है कि किसी विषय को जो राज्य सूची का विषय है उसको राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है, और राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने के बाद में राज्य सूची के विषय पर भी संसद कानून बना सकती है। इसी प्रकार अनुच्छेद 312 के अनुसार राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत प्रस्ताव से नई अखिल भारतीय सेवाएं, वर्तमान में 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं: भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा। तो राज्यसभा को ही केवल अधिकार है कि वो कोई अन्य नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना कर सकती है। तो ये कुछ विशेष अधिकार राज्यसभा को है जो लोकसभा को नहीं है। तो आज अपन राज्यसभा के बारे में विस्तार से पढ़ा है, आगे अपन लोकसभा के बारे में भी विस्तार से पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।